नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं रे ऑप्टिक्स के इस अगले लेसन में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में बात करी। हमने रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस देखी। आज की क्लास में हम बात कर रहे होंगे वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन क्या निकल कर आती है और वो क्या है स्पेशल कंडीशंस जिनके अंदर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, उसके बारे में जान रहे होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो डू चेक इट आउट। कई बार नई चीज़ें सीखने में समय लगता है, समय देना पड़ता है। आई होप यू विल नो डाउन ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बात करी थी। वी स्टार्टेड रिफ्रैक्शन। एक बार क्या किया था उसको ज़रा देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन को हमने समझाया कि एक बेंडिंग ऑफ लाइट है, मतलब एक फिनोमिना है जिसमें लाइट अपने आप बेंड कर जाती है मीडियम चेंज की वजह से। अगर सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और अगर सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट जो है वो हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये दो छोटी छोटी बातें हमने जानी। उसके अलावा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, रिफ्रैक्शन देखे, जिसमें एक स्नेल्स लॉ आता है जो कि ये बताता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ आर का, आर के साथ वो बराबर होता है लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लाइट जिस मीडियम से गई उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको ऐसे याद रखना है, जिस मीडियम में गई उसका माइनस जिस मीडियम से गई। ये μ2 1 याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि हमें रे ऑफ लाइट के मोशन को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। स्नेल्स लॉ को हमने दोनों अलग अलग कंडीशंस में दिखाया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बात करी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडियम में। तो ये हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इस तरीके से हम बता पाएंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया, जो कि होता है किसी भी मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बराबर होता है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। ये डेंसिटी होती है वाटर की। यूनिट्स ध्यान से देख लेना, दोनों अलग अलग केसेस में यूज हो रही होंगी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, मीडियम का जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे होंगे तो वो रिलेटिव होगा। देन वी डिड सम प्रॉब्लम्स जिनका तुमने आंसर दिया। आई होप वो चीज़ तुम्हें याद होंगी। डेविएशन के बारे में बात करी हमने। डेविएशन एंगल कौन सा होता है, जब लाइट रे बिना डेविएशन के जा रही होती उसका एंगल कितने के साथ बनेगा रिफ्रैक्टेड रे के रिस्पेक्ट में, वो एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्लेन, जब हम प्रिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे तो प्रिज्म के अंदर हम डेल मिनिमम का केस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और बातें करी हमने। फिर हम आ गए प्लेन रिफ्रैक्शन के ऊपर। दिस इज व्हाट वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। इस टॉपिक पे हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट रे उसके अंदर वैसे सेम टू सेम तरीके से जाएगी, मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर मेरे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और n2 मीडियम, तो लाइट रे दोनों मीडियम में स्ट्रेट ही पास करेगी विदाउट विदाउट एनी डेविएशन। वहीं पे जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मीडियम के रिस्पेक्ट में कि मीडियम बड़ा है या छोटा है, उसके रिस्पेक्ट में लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। तो ये मीडियम वाली बात याद रखनी है, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार जरा क्वेश्चन रीड करो और आंसर करने की कोशिश करो क्या होगा। सर वो वाला कौन सा दोबारा बता दो एक बार ये। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस केस के अंदर लाइट रे बिना किसी डेविएशन के दोनों मीडियम से पास करेगी। मतलब अगर मेरे पास दो मीडियम है और ये दोनों मीडियम सेम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ये दोनों सेम है लेकिन, तो लाइट रे बिना किसी डेविएशन के दोनों से पास कर जाएगी। वहीं पे अगर दूसरे वाला मीडियम हमारा डेंसर होता तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती, और अगर रेयरर होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती। तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम सिंपल सा स्पीड के बारे में या फिर लाइट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो अब जरा फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर करने की कोशिश करो। देखो जरा सिंपल सा सवाल क्या है। हमें बोला एक रे ऑफ लाइट है विच सर डी पासेस थ्रू पार्ट। फोर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हाँ डी पार्ट होगा। स्टिल एक बार वापस से पढ़ लेते हैं।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं हमें चार अलग अलग मीडियम के, और इनके जो सर्फेसेस है वो सारे के सारे पैरेलल है। एमर्जेंट रे सी डी इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे ए बी। ये दोनों की दोनों रे जो है पैरेलल है, ए बी और सी डी। तो हमसे पूछा क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहली बात, 1 और 2 के करेक्ट होने का रीजन तभी होता जब दोनों में लाइट रे बिना किसी डेविएशन के पास करती, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 2 और 3 में भी डेविएशन नहीं है, डेविएशन है तो ये भी रॉन्ग हो गया। 3 और 4 की बात करें तो यहाँ पे भी है, जबकि 1 और 4 में लाइट रे पैरेलल जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में भी गिवन है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब हमें रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, और हमें बात करनी है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की। और ग्लास स्लैब की वजह से जब रिफ्रैक्शन होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें कैलकुलेट करने को देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम सिंपल सा अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कुछ टी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो एक लाइट रे आई जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी ऐसे। अब सिंपल सी बात है, हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, तो ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ऐसा हमने मान लिया। जैसे ही लाइट रे वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी, तो ये वापस इंसिडेंट के पैरेलल हो जाएगी, जो भी इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक जो चीज़ जिसकी बात करते हैं वो ये है कि अगर लाइट रे के बीच में कोई भी ग्लास स्लैब नहीं आया होता, तो ये क्या कुछ सीधे ऐसे चली जाती बिना किसी डेविएशन के। तो वी कैन राइट देयर इज नो डेविएशन इफ ग्लास स्लैब इज नॉट देयर। जबकि ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, लाइट रे जो है वो शिफ्ट हो गई पैरेलली, वेयर एज लाइट रे शिफ्ट्स ड्यू टू ग्लास स्लैब। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये होती है कि जो लाइट रे जो शिफ्ट होती है पैरेलली, ये एक्चुअली में पैरेलली शिफ्ट होती है। मतलब ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल होगी आपस में। तो ये जो दोनों के बीच में शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, इसी शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। ऑब्वियसली बात है कि जो भी मीडियम होगा ग्लास स्लैब का वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारे रिफ्रैक्शन को। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होगा, मतलब हम एयर से लाइट रे को ट्रैवल होते हुए देख रहे हैं ग्लास में। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम म्यू जी मान लेते हैं, एयर वाले को म्यू ए मान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये ए पॉइंट है, तो पहले हम ए पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे। तो रिफ्रैक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होगा इसी के। तो यहाँ पे जो ये R1 हम देखने को मिलेगा, ये दूसरे सरफेस के एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ये बात याद रखनी है। और बाहर जाते हुए जो एंगल मिलेगा वो होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस, इसको हम R2 बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको R1 R2 की फॉर्म में ही यूज़ कर रहे होंगे। तो इसको इंसिडेंस 1 बोल देता हूँ और इसको इंसिडेंस 2 बोल देता हूँ। अब एक बात हमें यहाँ ध्यान से याद रखनी है कि जब भी एग्जाम के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बताइए, तो जितनी भी कंसिडरेशन वाली बातें मैंने अभी अभी बोली वो तुम्हें लिखनी है एग्जाम में। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग व्हाट वी हैव कंसीडर्ड हियर। So basically we have considered a rectangular glass slab as shown in the image, in which a ray, which is known as incident ray, incident on the one face of glass slab and at about 0.8 refract into the glass slab. तो ये सारी की सारी बातें जितनी भी है ये सब मेंशन करनी है और रेस को डिफाइन करना है तरीके से। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे ए पॉइंट पर। सो वी कैन राइट यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। कैसे लिखते थे स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता था। लाइट रे जिस मीडियम में गई, किस मीडियम में गई, ग्लास, किस मीडियम से गई, एयर। तो कुछ उस तरीके से हम स्नेल्स लॉ यहाँ पे लिख रहे होंगे। सिमिलरली जब मैं दूसरे पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन देख रहा हूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, एट पॉइंट बी साइन, इसको I1 R1 कर देता हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन I2, ये बराबर होगा किसके, बाहर वापस से एयर के अंदर चली गई तो म्यू ए ऊपर आएगा इस बार, और म्यू जी ग्लास से गई है तो ये नीचे आएगा। तो साइन I2/R2 बराबर हो जाएगा म्यू ए बाय म्यू जी के। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, तो क्या कह सकते हैं हम, बताओ ज़रा सोच के, क्या आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। 1। सही जवाब
तो sin i1/sin r2 मल्टीप्लाइड बाय sin i2/sin r1। ये r1 r2 थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे r1 आएगा, sin r1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बराबर आ जाएगा हमारा 1 के। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि अगर लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ गई है, तो बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से दोनों तरफ लाइट रे जो है वो आपस में पैरेलल हो गई है। या फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये मेरे पास दोनों फेसिस है, ये दोनों के दोनों फेसिस रेक्टेंगुलर स्लैब के पैरेलल है आपस में। मतलब अगर मैं इसको PQRS ग्लास स्लैब बोल दूं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। और अगर PQRS के पैरेलल है, तो I2 जो होगा वो बराबर होगा R1 के, या फिर I1 बराबर होगा R2 के। तो ये दोनों की दोनों बातें हैं, दोनों की दोनों चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी भी प्रॉपर एक्सप्रेशन है। अभी हमें सिर्फ ग्लास स्लैब ही देखना था, ऑल्दो इसको भी साथ में देख ही लेंगे अभी। तो ये जो कंडीशन हमने अभी भी देखी है, कंडीशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बहुत काम आएगी। तो अब हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन क्या आती है उसके बारे में। तो विल सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है कि डायग्राम कैसे बनाना है। तो डेरिवेशन वाले पार्ट में तो डायग्राम बहुत अच्छे से तुम्हें बनाना है, और एग्जाम में स्केल का इस्तेमाल करना है रेज बनाने के लिए। रफली हाथों से नहीं बनाना, और पेंसिल से ही बनाना डायग्राम बस। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको अच्छे से हमें याद रखना है। यहाँ पे मैं ग्लास स्लैब हमारा अज्यूम कर लेता हूँ, और ग्लास स्लैब में हो रही है रिफ्रैक्शन। लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल के अबाउट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन अगेन नॉर्मल के अबाउट इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दैट इन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों की दोनों पैरेलल रहे। तो यहाँ के इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मान लेते हैं, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। और सारे के सारे एंगल्स जो जो हमको पता है वो हम एंगल्स को मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, इसको मैं आई बोल सकता हूँ, और ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो जरा सोच के बताओ, जो बचा हुआ एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये I - R हो जाएगा। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये पॉइंट के रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। लाइट रे नॉर्मल के अबाउट अगर बेंड नहीं होती तो सीधे चली जाती है ऐसे, लेकिन बेंड हो गई, कुछ ऐसे चले गई, तो ये पूरा का पूरा एंगल तो इसके बराबर होगा ही ना। समझ पा रहे हो इस बात को। हम्म। तो ये जो बचा हुआ एंगल है इसको हम I - R लिख सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रख। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस बी पॉइंट से सामने की तरफ, और ये एंगल हो गया I - R। अब ये वाला एंगल मेरा आर था, इस वाले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी थिकनेस हमने टी मानी थी, वो तो याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि टी थिकनेस के बेसिस पर ही सारा काम हो रहा होगा। ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं और उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायंगल यूज होगा डेरिवेशन में। और जो भी रे हमने अज्यूम करी है वो रे को हमें मार्क करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरी रे है A B C D, और जो ये पॉइंट्स ए और बी मार्क करे हैं इनको हटा देते हैं। रे जिस जिस पॉइंट को हिट कर रही है वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम F बोल देते हैं, और हमारी जो क्लास स्लैब है उसको नाम दे देते हैं PQRS। अब सिंपल सा ध्यान से ज़रा सोच के आंसर करने की कोशिश करना। अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, तो मैं एक्चुअली में कैसे निकाल सकता हूँ उसको, ज़रा सोच के बताओ। हमारे पास ट्राइंगल है एक BCE, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो और सोच के बताओ, हाउ कैन आई गेट दिस CE। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें थोड़ा सा सोचना है बस, अगर वो सोच लोगे तो आराम से आंसर कर पाओ। यहाँ पे हम BCE ट्राइंगल जब देखेंगे, तो उसके अंदर अगर मुझे सामने वाली वो चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, CE चाहिए, तो ये इस ट्रायंगल का एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा।
कहने का मतलब ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा ई है, ये पॉइंट मेरा सी है। तो ये वाला एंगल है आई माइनस आर, सामने वाली साइड है एक्स जो मुझे चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन आई माइनस आर वन, साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन बी सी। लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी टाइम्स साइन आई माइनस आर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। इसको कैसे निकाल सकते हैं जरा सोचते हैं। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे बी एफ सी। सो नाउ इन ट्राइंगल बी एफ सी, सोच के देखो जरा, हाइपोटेन्यूज मेरे को चाहिए क्योंकि मुझे बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, सी एफ, और बेस कितना होगा, बी एफ। तो ये जो बी एफ लेंथ है, ये थिकनेस, ये मुझे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन, तो वो होता है कॉस। सो वी कैन राइट कॉस आर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है, बी एफ, हाइपोटेन्यूज कितना है, बी सी। सो इन प्लेस ऑफ बी एफ यू कैन राइट टी, in place of x, in place of bc. Now we got the value of bc from this equation, that is t over cos r. So this value is going to be substituted in the equation number 1, and from here we can get x is equals to t over cos r sin I minus r. Now again, in order to solve this equation, we have to open this bracket, that is sin I minus r, which you already know, sin a minus b. तो बताओ जरा sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो कुछ ये लिख सकते हैं हम, sin i cos r माइनस cos i sin r। तो हमने इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को खोल दिया। फर्दर इसको सॉल्व करना है बस। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जो ये टी था इसको मैंने बाहर ही रखा और cos r को अंदर भेज दिया। तो साइन आई कॉस आर बाय कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर। यहाँ कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, तो एक्स बराबर आ जाएगा टी साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर। अब हम क्या करेंगे, एक बारी स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या निकाल सकते हैं हम, साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो ये एक्सप्रेशन हमारी हो गई थर्ड एक्सप्रेशन, और टू बी प्रिसाइज फॉर सेकंड एक्सप्रेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। कौन से पॉइंट पे लगाएंगे, पहले इंसिडेंट पे लगाएंगे, यानी कि बी पॉइंट पे लगाएंगे। तो स्नेल्स पर लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू, इसको म्यू मान लेते हैं, इसको बाहर को वन मान लेते हैं। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर आ जाएगा म्यू ओवर वन के। ठीक है भाई, इक्वेशन मिल गई हमें। तो आई कैन राइट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू बाय वन। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आई बाय म्यू। साइन आर की वैल्यू एक बार सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, और या फिर हमें काम भी कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉस आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, साइन आर से कॉस आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड इक्वेशन मान ली। मैथ्स है, जो ज़्यादा टफ रे ऑप्टिक्स को बनाता है वो उसके अंदर की कैलकुलेशन भी है। अभी तो मैं ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगी जहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा मैथ्स कर रहे होंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में। खास करके इसी चैप्टर में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस करनी है, एक एक स्टेप को समझना है, मैथ्स है और कुछ नहीं है, और तुमने इससे पहले बहुत सारी मैथ्स कैलकुलस में करी है, तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो कॉस आर निकालना है हमें, हमारे पास एक इक्वेशन है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस आर निकालना होगा तो ये किसके बराबर आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर होल अंडर रूट। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी कॉस आर की, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, कॉस आर से डिवाइड करना है ना, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ही हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमें देखने को मिलेगी, x इज इक्वल्स टू टी ओवर साइन आई माइनस
कॉस आई साइन आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में से जो हमारे पास तो बेसिकली एक्सप्रेशन यही है। हम डायरेक्टली, अगर हमारे पास एंगल्स की वैल्यू गिवन होगी तो हम डायरेक्टली यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे मेजरली इस एक्सप्रेशन के अंदर। फर्दर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट ये और कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा। फिजिक्स में इतना मैथ्स करने का ऐसा कोई फायदा है नहीं। मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये कितना पैरेलल शिफ्ट आया, और इसको निकालने के लिए हम एक बार ट्रिग्नोमेट्री इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, देन इसके पैरेलल वाले ट्रायंगल में, और टी की टर्म्स में हमारे पास जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी साइन आई कॉस आर, कॉस आई साइन आर की टर्म्स में। सिंपल सी चीज़ थी, इसको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।